वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। इस बार मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा में आया था। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा जो हमारे विद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें 100 क्वेश्चंस थे। उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें हम देख रहे हैं। पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और जहां आप लोगों को डाउट होगा आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको फिर अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, और जहां मुझे लगेगा कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोगों को जहां डाउट हो तो उसको बताइएगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका आंसर होगा डी, हिंदी भाषा में। तीसरा क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? इसका आंसर होगा नेपाल से। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चौथा क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु में किसके अस्तित्व के होने की बात कही गई है? तो इसका आंसर होगा भक्त के। पांचवा क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? इसका आंसर क्या होगा? सी, छायावाद युग के। छठा क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद पो जोर इत्र। ठीक है, ओ ओ और ई मिलके क्या हो जाता है? अव। ठीक है, ओ का हो जाता है अब, और उसमें ई लग गया तो क्या हो जाएगा? अवि। तो क्या हो गया? पवित्र। पो जोर इत्र क्या होगा? पवित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नियम में अगला क्वेश्चन है, नियम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा नी। ये स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या है? नी उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक में क्या होगा? इक प्रत्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इक प्रत्यय। भूतकाल के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए, 6। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि विधा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि विधा क्या है? ललित निबंध। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ललित निबंध। मछली पाठ की विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मछली पाठ की विधा क्या है? यह क्या है? मछली पाठ एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अक्षर ज्ञान के रचयिता कौन है? अक्षर ज्ञान के रचयिता अनामिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता रचयिता कौन है? तो महाभारत किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास। इसका आंसर क्या होगा? बी, महर्षि वेदव्यास। भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था? 15 नंबर क्वेश्चन, भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था? तो भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। इसका क्या हो जाएगा? देवव्रत। शांतनु कौन थे? शांतनु भीष्म पितामह के पिता का नाम था। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, और देवेंद्र किनको कहा जाता है? इंद्र। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16, अलस कथा के रचनाकार कौन है? अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट। ऑप्शन ए। भारतीय संस्कार कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारतीय संस्कार कितने होते हैं? हमारे यहाँ क्या होता है, जन्म से जो संस्कार दिया जाता है, तो यह कुल मिलाकर कितना संस्कार होता है? 16। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 16। इसमें कुछ तो आप लोग जानते होंगे, जैसे मुंडन हो गया, उपनयन हो गया, उसके बाद वैवाहिक संस्कार हो गया, फिर अंत में जो होता है मरणोपरांत, जिसको अंत्येष्टि बोलते हैं। तो ये 3 4 तो लगभग सब लोग जानते होंगे। इस तरह से कुल मिला के 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में आदमी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? रामेन। आंसर क्या हो जाएगा? रामेन। अगला क्वेश्चन, ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये किससे था? हिंदी से। ठीक है। हिंदी और कुछ इसमें संस्कृत के क्वेश्चन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया संस्कृत का। अब जो क्वेश्चन है यह जीके से संबंधित है। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आंसर क्या होगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर, इसमें इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आ रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है कल्पना चावला, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी राकेश शर्मा, डी यूरी गागरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। ठीक है। अगर इसमें रहता प्रथम व्यक्ति, तब क्या होता है आंसर? यूरी गागरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो स्लो है, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके 1.25 या 1.5 में भी देख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसको थोड़ा फास्ट भी करके देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब लागू हुई थी? तो हरित क्रांति कब लागू हुई थी? ए है 1963, बी 1968, सी 1974, डी 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 1968। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी। ठीक है। 1974 ईस्वी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह इंदिरा गांधी के समय में पोखरण में हुआ था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर कब उतरा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त 2023। ठीक है, 23 अगस्त
2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर उतरा था। यह भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। दुनिया में अपना जो है एक अंतरिक्ष में उभरती ताकत के रूप में भारत ने अपने आप को स्थापित किया। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान चंद्रमा के सतह पर उतरा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1000 रुपये का नोट कब बंद हुआ था? तो यह बंद हुआ था 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान डालने की न्यूनतम उम्र क्या है? यानी मतदान करने की न्यूनतम उम्र, कितने उम्र से कम में मतदान नहीं डाल सकते हैं, ये लिखना था। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ऑप्शन इसमें है, ए में 16 वर्ष, बी में 17 वर्ष, सी में 19 वर्ष। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह है उत्तराखंड। ए में है बिहार, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो आंसर क्या होगा? बी उत्तराखंड। सोपान मतलब क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी नुमा खेत कहाँ पर बनेगा? जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में ढालवा जमीन होता है, तो उसको सीढ़ी जैसा बना के स्टेप बाय स्टेप खेती किया जाता है। तो सीढ़ी नुमा खेती भी लिखा रह सकता है कहीं पर। सोपान मतलब भी वही चीज हुआ। तो सोपानी कृषि कहाँ पर होगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। ठीक है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। और बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोध गया बिहार में एक बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे ये कहा जाता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी को राजकीय चिन्ह माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोधि वृक्ष। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य क्या होगा? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो आंसर होगा ए, कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन सा है? ऑप्शन में है गेहूं, ए में गेहूं, बी में सरसों, सी चावल, डी मटर। तो आंसर क्या होगा? सी, चावल यानी धान। धान की फसल जो है वह खरीफ फसल है। ठीक है, बाकी जो 3 हो गया वह रबी फसल। रबी फसल क्या होता है? लगभग अक्टूबर नवंबर में उसको बोया जाता है। यानी ठंड के मौसम में जो फसल उगाया जाता है, गर्मी आते आते उसका कटाई हो जाता है, तो उसको रबी फसल कहते हैं। और जो गर्मी के समय में होता है, यानी ठंड खत्म होने के बाद जिसको हम बोते हैं और ठंड शुरू होने से पहले लगभग काट लिया जाता है, तो ये हो गया खरीफ फसल। यानी जैसे ये चावल हो गया, धान, ये सब बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में लगाया जाता है, बरसात शुरुआत में, और ठंड आने से पहले इसको काट लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, चावल यानी या धान। ठीक है, यह हो गया खरीफ फसल। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? सी, मध्य प्रदेश। ठीक है,
सबसे ज्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में। 38 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? यह बहुत ही दुखद घटना है हमारे भारतीय इतिहास में। ठीक है, इसमें हजारों निरपराध भारतीय को अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने गोली से छलनी कर दिया था, भून दिया था, जिसमें हजारों लोग जो शांतिपूर्वक अपना एक सभा का आयोजन कर रहे थे, जिस पर निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाया गया था। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोलवलकर, बी में है 1925 केवी हेडगेवार, सी 1926 चितरंजन दास, डी 1928 लालचंद। तो आंसर क्या होगा? बी 1925 केवी हेडगेवार। यह 40 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? 41 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राधाकांत, बी रामकृष्ण परमहंस, सी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। आंसर क्या होगा? डी दयानंद सरस्वती। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतया कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। 43 नंबर क्वेश्चन, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है वस्तु, बी चेक, सी मुद्रा, डी प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय यानी आदान प्रदान, कोई लेन देन करते हैं तो हम किस चीज में करते हैं? सबसे आसान लेन देन का माध्यम क्या है? कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो आसान क्या होता है? मुद्रा से। यहाँ वस्तु, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब कोई भी वस्तु या चेक, ये सब में बहुत टाइम लगता है। मुद्रा यानी रुपया अगर हम किसी को देते हैं आसानी से उसके बदले हम सामान ले पाते हैं। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? सी मुद्रा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, बी फोक, सी रिएक्टर स्केल, डी सोनार। तो भूकंप का को हम किस में मापते हैं? सी रिएक्टर स्केल। इसका आंसर क्या होगा? रिएक्टर स्केल। इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है इसमें फोकस लिखा होना चाहिए था, फोक्स लिखा हुआ है। वैसे भी ये सही आंसर नहीं होगा। तो रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो यह कैसी आपदा है? ऑप्शन में है प्राकृतिक, बी में मानव जनित, सी वायुमंडलीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? मानव जनित आपदा। ठीक है, यह मानव के कारण यह आपदा हुई। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी क्या हुआ? एक इसमें फैक्ट्री में वहाँ उससे गैस जो है रिसाव हुआ, जिसके कारण कई लोगों, हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो यह भोपाल गैस त्रासदी भी एक दुखद घटना है, लेकिन यह कैसा घटना होगा? मानव जनित, क्योंकि फैक्ट्री का निर्माण किसी कंपनी के द्वारा, मानव के द्वारा किया गया, उसमें दुर्घटना हुई, तो इसलिए यह क्या हो गया? मानव जनित आपदा। अब आगे जो क्वेश्चन है यह मैथमेटिक्स से है। तो इसमें 46 नंबर क्वेश्चन क्या है?
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ एक्स का पावर क्या है 2, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का विवेचक क्या है? तो इसका विवेचक क्या होगा? पी स्क्वायर। हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए में है पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, बी में है क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी, सी पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू, डी क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी। तो आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब इसमें विवेचक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b के जगह पर यहाँ पर है p, तो इसलिए हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4, a के बदले यहाँ पर 1 है और c के बदले q है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4q, पी स्क्वायर माइनस 4q। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 का nवां पद है, इसका आंसर क्या होगा? nth टर्म इसका निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन में है 4n-3, 4n-1, 4n+1, 5n+1। आंसर इसका क्या होगा? 4n-3, ठीक है। इसको तो हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर a दिया हुआ है, a इक्वल टू हो गया 1, d इक्वल टू 4, d हो गया 4। तो nth टर्म an का फॉर्मूला लगा लेंगे। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, वैल्यू रख के आसानी से निकल जाएगा। और बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए भी हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम 4 के जगह पर 1, n के जगह पर n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो n इक्वल टू 1 रख के हम चेक कर लेंगे। 4-3 1 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो 8-3 5 हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। संयोग से फर्स्ट ऑप्शन ही है, आसानी से हम बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आसानी से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, 4n-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर। 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसमें क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। यानी अगर a और b, अगर कोई संख्या a और b है तो उसका समांतर माध्य क्या होगा? a प्लस b/2। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/3 प्लस 1/8 करके इसको ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 24 और ऊपर में आ जाएगा 8 प्लस 3 यानी 11/24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/48, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उनचास नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 है, तो उसकी परिमिति होगी। इसकी परिमिति क्या होगी? पहले तो हम देख लेते हैं कि यह त्रिभुज कैसा होगा। 0, 0, 0, 0 यहाँ पर ओरिजिन पे हो जाएगा, ठीक है। इसका 0, 0 हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है।
उसके बाद 0 4, 0 4 यहाँ पर कोई पॉइंट होगा y एक्सिस पर, और 3 0 x एक्सिस पर। तो इस तरह से यह एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये वाला, जिसमें इसका लेंथ कितना हो जाएगा 4, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 3 0 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 4। तो इस तरह से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, परिमिति। तो 4 3 ये तो साइड हो गया, और एक बचा हुआ साइड हमको निकालना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, √√p² प्लस b²। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 9 25, 25 का रूट करेंगे तो 5। तो क्या क्या साइड आ गया, 4 आया था, 3 आया और 5 आया। तो 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है θ = 60 डिग्री, तो sin θ + cos θ का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, √3 + 1/2। आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा = 1 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 को √2 को इस साइड ले जाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 किसका वैल्यू होगा, साइन में 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा = क्या हो जाएगा, 60 - 45, 60 में 45 माइनस कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अभी तो थोड़ा फास्टली हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिए, उसको फिर से और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, उस टॉपिक को भी अच्छा से समझाते हुए पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को। अभी हम कुछ फास्टली को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में C 90 डिग्री हो तो cos A + B/2 का मान क्या होगा। C 90 है तो A + B भी 90 होगा, उसमें /2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, tan² θ - sec² θ बाय cot² θ माइनस cosec² θ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। sec² θ माइनस tan² θ का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू -1 होगा। फिर cot² θ माइनस cosec² θ, इसमें भी cosec² θ माइनस cot² θ होता तो -1 होता, यहाँ पर cot² θ माइनस cosec² है तो यहाँ भी -1 होगा, क्योंकि उल्टा है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस कट गया तो आंसर हो जाएगा D1। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु में भुजाएं AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के। यदि AD बाई DB 3/2 एवं AE 6 सेंटीमीटर हो तो EC का मान क्या होगा? ठीक है, AD बाई DB, AD बाय DB, अगर DE पैरेलल है BC का तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या हो जाएगा? AD बाई DB इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, तो AE दिया हुआ है 6 और EC का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3EC इक्वल टू 12, तो EC इक्वल टू 12/3 यानी 4। ठीक है, थेल्स थ्योरम का इसमें यूज करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिनको थेल्स थ्योरम समझना होगा कमेंट में लिखिए, उसको मैं अच्छा से फिर एक्सप्लेन करूंगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:16 है तो उसके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो जब क्षेत्रफल दिया हो तो कोई भुजा या ऊंचाई सबका अनुपात क्या होगा? इसका रूट कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9:4, 9:4, 81 का रूट करेंगे तो 9 आएगा और 16 का रूट 4 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि ट्रायंगल PQR में PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR² तो Q का मान क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। PR² रिमेनिंग टू साइड PQ और QR के स्क्वायर के इक्वल है। इधर है P, यहाँ R, यहाँ पर Q। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा तो क्या होगा? ये जो लॉन्गेस्ट साइड यानी सबसे बड़ी भुजा जो है वह कर्ण होता है, उसके सामने का भुजा समकोण होता है, तो यानी Q क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सीधा हम क्या देखते हैं, PR के सामने क्या बचेगा? जो इसमें नहीं है Q, तो Q 90 डिग्री हो जाएगा। Q का ही मान पूछ रहा है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई बाहरी बिंदु है, इसे हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो फॉर्मूला होता है इसका, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है? पाई R स्क्वायर और 49 पाई। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो R क्योंकि रूट 49 करेंगे तो R का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब हम परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई R, पाई का वैल्यू 22/7 और R क्या आया है? 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 44। लेकिन ऑप्शन में तो 44 है ही नहीं, तो ये जो है ये क्या है? पाई। ठीक है,
2 इंटू 7 14 पाई, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 14 पाई। ठीक है, 2 पाई आर होता है तो 2 इंटू 7 14 हो गया, पाई को वैसे ही छोड़ देंगे। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखेंगे, अगर ये रहता तो कटने के बाद तो 44 आंसर आता, 44 सेंटीमीटर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो हम पाई में ही आंसर देखेंगे। तो ये तो बीच वाला 22/7 पाई हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बीच का कोण 110 डिग्री है, तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो ये जो कोण बीच में बनता है वो क्या होता है, संपूरक होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 180 में 110 घटा लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसको अगर समझना है तो थ्योरम के साथ साथ इसको समझा देंगे, आप इसको कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा घन। ठीक है, कितने घन में उसको बांटा जा सकता है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे, तो क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसी तरह से जो छोटा घन है तो ऊपर में बड़ा घन का आयतन, नीचे में छोटा घन का आयतन, तो 3 गुना 3 गुना। इसको हम अगर सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, 9 9 81 9 729, फिर 3 3 9 3 27, फिर उसको डिवाइड करते तभी बन जाता, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आसान क्या होगा, इसी तरह से लिख लेंगे 3 3 9, फिर 3 3 9। कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह का संख्या निकालने वाला होगा इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 2:3। इसको हम इसके फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखेंगे तो आयतन में क्या होता है r², और पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आता है r। ठीक है, इसका πr²h फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन πr²h, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। ये हो गया πr²h। तो इसमें पाई और एच कांस्टेंट है, जो सिर्फ r² पर डिपेंड कर रहा है। अगर r1 r2 मानेंगे तो r1² बाय r2², 4/9 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात अगर निकालेंगे तो कट के सिर्फ r1 बाय r2 बचेगा, तो सीधा स्क्वायर रूट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, यानी 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, आंसर हो जाएगा 2√3 या 2:3, 2:3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें आंसर क्या होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता का वैल्यू कितना होता है, प्रायिकता को हम PE से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1, यानी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो प्रायिकता का वैल्यू न 0 से कम न 1 से ज़्यादा, यानी 7/6 जो है यह नहीं हो सकता। 1/3, 0.3 और 33% सब 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, जबकि 7/6 1 से ग्रेटर है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हर एक बार आता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा डी। अगर निगेटिव में रहता है ऑप्शन तो निगेटिव वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का नहीं हो सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। तो माध्यिका क्या होता है? प्रथम 8 अभाज्य संख्या। पहले तो अभाज्य संख्या समझेंगे। वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 अपवर्तक हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ से शुरू करेंगे। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17 19। तो इस तरह से हम ये सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे और उसका माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यिका का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आएगा 9, क्योंकि बीच में माध्यिका क्या होता है? मध्य में स्थित अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद आएगा 11, फिर 13, और 13 के बाद फिर 17 और 19। तो 8 अभाज्य संख्या हो गया, जिसमें बीच में 11 और 7 आएगा। तो इसका औसत निकाल लेंगे। 11 7 18, 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? यदि किसी बंटन का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। ठीक है, किसी बंटन का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है तो बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका का वैल्यू कितना है? 9 रख देंगे। अब -2 इंटू माध्य यानी 8.9। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। तो ये हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा? 17.8। तो इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा इधर 0.2 9.2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9.2। ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। दोनों का वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3207 3207 गुना 12 गुना 17 गुना 13 के गुणनफल के में इकाई अंक क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में आता है, थोड़ा सा चेंज करके। तो इसमें जब इकाई अंक निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 में फिर आ गया 4, फिर इकाई अंक है 7, फिर 7 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक फिर हो गया 8। और फिर 13 में इकाई अंक 3 है, तो इसमें गुना करेंगे तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 24। तो यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा? C4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? इस क्वेश्चन में इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें रेलगाड़ी की लंबाई होना जरूरी है। इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है, तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है, यह प्रश्न अधूरा है। तो वैसे अगर इसमें रहता कि डेटा इनसफिशियंट है, प्रश्न अधूरा है, ऐसा ऑप्शन अगर रहता तो उसमें टिक लगाते। और नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन अगर सही क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई मान लो अगर 60 मीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 90 मीटर में ये 60 मीटर जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल लंबाई हो जाएगा 150 मीटर। और ये जो गति दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो यहाँ पर लंबाई मीटर में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा गति, यानी चाल। तो इससे चाल से दूरी में भाग दे देंगे, 90 और 60 150 हुआ, उसमें 15 से भाग देंगे तो आएगा 10। ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को भी उसे पार करना होगा। ठीक है। तो इसी में अगर सिर्फ रहता कि रेलगाड़ी एक खंभे को कितने देर में पार करेगी, तो खंभा को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होगा। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है तो इसी से डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 15 चौका 60, यानी 4 सेकंड में रेलगाड़ी खंभे को पार कर लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई देना जरूरी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है, 51 का क्यूब माइनस 49 का क्यूब डिवाइडेड बाय 51 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 51 इंटू 49। ये जो है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में 51 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर और 51 इंटू 49 ये है। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू को डिवाइड किया गया किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। तो बच जाएगा सिर्फ ए माइनस बी, यानी 51 माइनस 49 आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 0 0 4 18 48। तो इसमें अगला पद क्या होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ऐसा बहुत सारे कंपटीशन में आता है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। 0 का क्यूब माइनस 0, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 0 ही आता है। फिर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 0। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 आ जाएगा 4। इसी तरह से 3 का क्यूब, आगे हम देखेंगे, ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9 हो जाएगा 18। फिर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 64 माइनस 16 48 आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला पद 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। 125 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 100, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 12 20 फिर 30। तो ये कैसे होगा, लगभग इसी तरह का है। 12 का जो रिलेशन 20 से, वही रिलेशन 30 का किससे होगा। तो 12 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 इंटू 3 12। तो इधर 20 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4। 50 कैसे आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस
30 आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5 30 हो गया। तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी 36 प्लस 6 42। इसको ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 यानी हो जाएगा 42। इजी तरीके, दोनों तरीके से बन सकता है। कुछ रीजनिंग, कई रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, उसका बनाने का कई तरीका हो सकता है। कभी कभी तरीका बदलने पर आंसर बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरीका से आसानी से बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, एफ का रिलेशन जो 37 से है वही आई का रिलेशन किससे होगा। एफ का रिलेशन जो 37 से है वही रिलेशन आई का किससे होगा। तो इसमें देख रहे हैं एफ कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में, 6 नंबर पर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 करने से आ जाता है 37। तो अगला क्या है, आई, आई कितने नंबर पर है 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 प्लस 1 82, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये साइंस से क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से किससे हम लेंस नहीं बना सकते, यानी कौन लेंस के तरह काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए में है जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक। तो जल, कांच, प्लास्टिक तीनों का लेंस के तरह यूज किया जा सकता है, जबकि मिट्टी जो है यह लेंस के तरह काम नहीं करेगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा डी, मिट्टी। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया डी, मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। अब लेंस से जो आवर्धन होता है, आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज बाय एच ओ, हाई हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों ऊंचाई है, लंबाई से संबंधित है, दोनों का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, लेकिन डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा मात्रक विहीन। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपवर्तन के बाद उसके साथ क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिना विचलन के निर्गत होती है, बिना विचलन के। जब प्रकाशिक केंद्र से, मान लो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, इससे अगर कोई रे पास करेगी तो बिना विचलन के सीधा पास कर जाएगी। सॉरी, ठीक है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण में क्या होगा, कोई भी विचलन नहीं होगा, बिना विचलन के निर्गत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो पावर हो गया 100 वाट, ये तो पावर हो गया P। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया V। तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हमको प्रतिरोध निकालना है, तो इससे R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर यानी 220 इंटू 220
बाई पी 100, इसका डबल जीरो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा 22 इंटू 22 यानी 484, 484। आंसर क्या हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, नाभिकीय विखंडन में कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। नाभिकीय विखंडन में कितना ऊर्जा मुक्त होता है 200 MeV। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सा है। रेडॉक्स का क्या होता है रिडक्शन, RED हो गया रिडक्शन, OX हो गया ऑक्सीडेशन, यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अवकरण ऑक्सीकरण दोनों जिसमें होता हो वह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका डिफिनीशन तो पता ही होगा, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो आंसर इसका होगा सी, कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। तो इसमें कैल्शियम से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। निम्नलिखित क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन प्रबल क्षारक है। तो NaOH, NaOH क्या हो जाएगा प्रबल क्षारक, यानी आंसर हो गया बी। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है। इसको हम मेटलर्जी में यानी धातु कर्म जो है उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम किससे करते हैं, फेन पल्लवन विधि से। इसका आंसर हो जाएगा सी, फेन पल्लवन द्वारा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, ठीक है, कार्बोनिल समूह को किससे सूचित करते हैं, CO द्वारा। इसको कैसे जनरली लिखा जाता है, कार्बन का इधर एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा और C डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो इसको ऑप्शन सी CO द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होता है। आवर्त सारणी में के किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं इस तरह से जाएंगे हम आवर्त सारणी में, तो क्या होगा ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। इधर धातु है, धातु क्षारीय होता है, और लेफ्ट साइड में बाएं में धातु है और दाएं में अधातु। तो धातु जो होता है क्षारीय और अधातु अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति क्या होगा बढ़ेगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। आंसर हो जाएगा बी। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या है,
मानव रक्त में यूरिया का सामान्य मात्रा कितना हो जाएगा? 20 mg। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इसमें से क्या होगा? पपीता, सरसों, गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? पपीता। ठीक है। ब्रायोफिल्म में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म यानी पथरचट्टा जिसको बोलते हैं, पथरचट्टा के किस भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो आंसर क्या होगा? पत्तियां। पत्ती से भी इसमें पेड़ निकल आता है, नया पौधा बन जाता है। तो इसका आंसर हो गया पत्तियां, ए। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फैलोपियन नलिका। मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, दोनों ने, यानी ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? सी, 9:3:3:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? COCl2। COCl2। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीडाइज होकर COCl2 बनाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर क्या होगा? अवकरण। 1.6 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1.6 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 1 कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 1.6 कूलम्ब में कितना आवेश होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1.6 कूलम्ब, यहाँ से हम देखेंगे 1.6 कूलम्ब अगर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर इसको हटाएंगे 10⁻19, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत हमने आसान कर दिया क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻19। ठीक है, 1 इंटू 10⁻19। यहाँ से अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। यानी ये सी ऑप्शन, यहाँ 1 ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में जो 10 क्वेश्चन है 91 से 100 तक, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ए है कमिटी। तब इसमें कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है? स्पेलिंग किसमें करेक्ट है? तो कमिटी का स्पेलिंग क्या आता है? COMMITTEE, यानी ऑप्शन ए ही क्या है? करेक्ट। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी का एंटोनिम क्या होगा? इनफेरियरिटी। इनफेरियरिटी। इन्फेरिटी। इन्फेरियरिटी इसका हो गया क्वालिटी का एंटोनिम।
व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ओल्ड? ओल्ड का सिनोनिम क्या होगा? ओल्ड का सिनोनिम क्या आ जाएगा? एंशियंट। डैश काउ ही हैज बाउट गिव मच मिल्क, तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि इसमें किसी जनरल काउ के बारे में, सामान्य गाय के बारे में बात नहीं की जा रही है, जिस गाय को खरीदा उसके बारे में। तो इसमें निश्चितता आ गया, डेफिनिट डेफिनिट हो गया, तो इसलिए इसमें डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। 95 नंबर, आवर होली बुक टेल्स अस दैट मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, ये एक मैन इज मोर्टल एक प्रोवर्ब है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जैसा उसमें लिखा रहता है, मतलब प्रोवर्ब में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता, इसमें टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैन इज मॉर्टल ये एक प्रोवर्ब है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं तैरना जानता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू स्विम, आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। क्या आंसर हो गया? पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। दुर्लभ का अंग्रेजी क्या होगा? 98 नंबर क्वेश्चन, दुर्लभ का अंग्रेजी क्या होगा? रेयर। मेकअप, मेकअप का हम लोग बहुत यूज करते हैं मेकअप, ठीक है, तो मेकअप का हिंदी क्या होगा? ए और सी दोनों, पूरा करना और श्रृंगार करना। कभी किसी से कुछ लेते देते हैं, उसमें कुछ कमी रह गया तो बोलते हैं कि इसको बाद में मेकअप कर देंगे, मतलब पूरा कर देंगे, जो कमी रह गया उसको मेकअप कर देंगे। ठीक है, और सामान्यतः हम लोग ज़्यादातर लेडीज जो श्रृंगार करती है, तो हम क्या कहते हैं? मेकअप कर रही है। किसी के ज़रूरत से ज़्यादा शरीर पर, फेस पर खासकर जो कोई भी क्रीम यूज़ किया जाता है, तो हम कहते हैं मेकअप पोता हुआ है। तो मतलब क्या हो गया? मेकअप का मतलब हो गया श्रृंगार करना। तो ये दोनों इसका आंसर होगा, यानी डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए एंड सी बोथ। मेकअप का मतलब हो गया पूरा करना, श्रृंगार करना। ग्रेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच नाउन? ग्रेप्स किस नाउन का एग्जाम्पल है? तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कोई फ्रूट्स जो होता है वह कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। आप लोग को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। इस तरह का मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा। पहले जो ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 से 10 तक का हुआ था, तो 10 तक का ये 10th का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमने इसको इसलिए दिया है कि 10th का अभी बोर्ड आने वाला है, तो इसलिए हम सबको बेस्ट ऑफ लक अभी बोल दे रहे हैं। और आप लोग को 10th वाले स्टूडेंट को बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, तो जो भी प्रॉब्लम आता है खासकर मैथ और साइंस में, बाकी सब्जेक्ट तो किसी न किसी रूप में आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैथ साइंस में जो भी प्रॉब्लम आता है ज़रूर मेंशन करें। मैं उसको जितना अच्छा से अच्छा तरीका हो सके सामान्य तरीके से उसको समझाने का कोशिश करूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।